पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जारी है, चाहे ईरान हो, तुर्की हो या सऊदी अरब हो। हम देख रहे हैं इस हवाले से कुछ रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक मसला नजर आ रहा है। अमेरिका कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी डिस्प्ले कर रहा है। यहाँ पर एक तरफ ईरान को पूरी तरह से धमकाया जा रहा है। हम पेंटागन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर डालेंगे जिसमें उन्होंने एक बार फिर खतरनाक धमकियां दी हैं ईरान को, और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का रवैया वो बड़े पुरजोश नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी चाइनीज से भी बातचीत हो रही है, पाकिस्तानी बड़े जबरदस्त हैं और मैं शायद खुद इस्लामाबाद का विजिट करूं, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं। तो क्लियरली यहां पर अमेरिका की कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी हमें नजर आती है, जिसमें वो गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप आजकल गुड कॉप बने हुए हैं और उनकी जो डिफेंस टीम है या वॉर टीम आप उसे कह सकते हैं, वो फुल अग्रेसिव हुई है और वो कह रही है कि हम ईरान की शिप्स को ब्लॉक भी कर रहे हैं और अगर ईरान बाज ना आया तो खतरनाक हमलों के लिए तैयार रहे। आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की ये मीडिएशन एफर्ट्स, इसके कुछ रिजल्ट्स और चाइना का एंगल जो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है, जिसमें अमेरिका ने कहा है कि हमारी चाइनीज से बातचीत हुई है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये इनको असलहा वगैरह दे रहे हैं, वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल है कि यहाँ पर चाइना और अमेरिका की एक दूसरे से क्या एक्सपेक्टेशन है और दोनों किस तरह एक दूसरे को यहाँ पर फंसाना चाहते हैं। आगे जो मीटिंग भी होने वाली है ट्रंप की शी जिनपिंग के साथ, उसमें ये क्या बातचीत करेंगे इन्होंने पहले ही बता दिया है। तो जहां पूरी दुनिया की नजरें ईरान पर हैं, अमेरिका पर हैं, पाकिस्तान पर हैं, वहीं सब चाइना को इग्नोर कर रहे हैं और चाइना का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है और वही आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो पाकिस्तान की मीडिएशन एफर्ट्स की बात करें। शहबाज शरीफ तुर्की में पहुंच गए हैं, उनकी उर्दगान से भी मुलाकात हो रही है और वहां पर एक फोरम है, डिप्लोमेसी फोरम अंतालिया में, उससे वो खिताब कर रहे हैं और वहां पर जो क्वाड की एक नई ग्रुपिंग हम देख रहे हैं वो सारी मौजूद है, पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और इजिप्ट। इसके अलावा पाकिस्तानी वफ्द ने नॉर्दर्न साइप्रस के डेलीगेशन से भी मुलाकात की है जो कि टर्की के अंडर है, और उसके साथ जो सदर्न साइप्रस है वो इजराइल के साथ है। तो यहाँ भी एक कैंप का हम डिफरेंस देखते हैं कि साइप्रस का हाफ किस तरफ खड़ा है। नॉर्दर्न साइप्रस तुर्की के पास है और जो सदर्न साइप्रस है वो ग्रीस और इजराइल का एलाय है। और आजकल हम देख रहे हैं कि इजराइल और तुर्की दोनों की जानिब से एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, और इसलिए हम बात करते हैं कि ये तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब में किसी ना किसी हद तक ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर ईरान का करंट सेटअप गिर जाता है तो वेस्टर्न अलायंस को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हम मिडिल पावर्स में से किसी को भी गिरा सकते हैं, और उसके बाद तुर्की का नंबर आ सकता है, पाकिस्तान का नंबर आ सकता है अगर अमेरिकन कैंप से कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान और तुर्की क्रिटिकल मौकों पर ईरान की सपोर्ट जरूर करते हैं। बेशक ईरान के मसाइल हैं इन दोनों कंट्रीज के साथ, वो निचले लेवल के मसाइल होते हैं, ऑपरेशनल लेवल के मसाइल, लेकिन अगर आप ऊपर से देखें, ग्रैंड स्ट्रेटजी को डिस्कस करें, तो वहां पर पाकिस्तान, तुर्की और ईरान अलाइन करते हैं। इसलिए तुर्की और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि ईरान को यहां पर बचाया जाए। और जिस तरह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस मौके पर ईरान का विजिट किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग डायनामिक्स हैं, बहुत दिलचस्प मनाजिर थे, जिसमें उन्होंने पहले फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की, अब्बास अराची से, उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट से, और ईरान की IRGC की जो एक अहम मिलिट्री कमांड है, खातमुल अंबिया, उसके सेंट्रल हेडक्वार्टर्स का भी विजिट किया। और आप इन वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह ईरान में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस जरूर की, जब मसूद पेजेस्किन से मुलाकात हो रही थी, वो जगह मुझे रूटीन से हटकर लग रही थी, वो मुझे कोई अंडरग्राउंड फैसिलिटी लग रही थी, और ऑब्वियसली इस वक्त ईरानियंस अपनी लोकेशन एक्सपोज नहीं करना चाहते। वो कोई रेगुलर ऑफिस नहीं लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि बड़ी जल्दी में उसको प्रिपेयर किया गया है, और वहां लाइट भी कम थी। लेकिन अगर हम खातमुल अंबिया नेटवर्क के सेंट्रल हेडक्वार्टर्स की बात करें तो वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तो शायद यहां से जो तस्वीरें रिलीज हुई हैं, ईरान ने भी ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम बड़े आराम से बैठे हैं लेकिन हम कॉशियस भी हैं। कल की वीडियो में हमने डिस्कस की थी पाकिस्तान की शटल डिप्लोमेसी के, पाकिस्तान दोनों साइड्स के पैगामात एक दूसरे से शेयर कर रहा है, और उसमें हमने 3 चीज़ें डिस्कस की थी। लेबनान का सीज फायर, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी मिल चुकी है, लेबनान का सीज फायर अमल में आ चुका है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात देखें, ईरान का यहाँ पर यह कहना है कि चूंकि सीज फायर एग्रीमेंट कंप्लीट हो गया, लेबनान को शामिल कर लिया है, तो हमारी तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल चुकी है पूरी की पूरी कंप्लीटली। जबकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जब तक डील नहीं हो जाती ईरान का नेवल ब्लॉकेट जारी रहेगा।
उस सीज फायर की अनाउंसमेंट से 1 मिनट पहले तक इजराइल लेबनान के अंदर बमबारी कर रहा था। लेकिन ये हमने आपको कल की वीडियो में बताया था कि लेबनान के सीज फायर के हवाले से भी पाकिस्तान ने एफर्ट्स की हैं जो सक्सेसफुल हो गई हैं। 10 दिन का सीज फायर, लेकिन उसमें कुछ मसले मसाइल हैं। वो मसले मसाइल ये हैं कि लेबनान का बहुत बड़ा हिस्सा इजराइल अब कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। लतानी रिवर के ब्रिजेस सारे उसने उड़ा दिए हैं और पॉपुलेशन को भी खबरदार कर दिया है कि लतानी रिवर से आगे नहीं जा सकते आप। वहां पर इजराइल मौजूद है और वहां पर कंट्रोल हासिल करना चाहता है, और ये भी जो उनकी ग्रेटर स्कीम है वो उसी का पार्ट है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने जो एफर्ट्स की थी वो कामयाब हुई हैं। 10 दिनों के लिए ही सही लेबनान को कुछ सुकून मिला है, क्योंकि सारा ईरान का गुस्सा लेबनान पर निकाल रहा था इजराइल। वो उनके करीब भी है, वहां पर उन्होंने ग्राउंड इन्वेजन भी की हुई है और स्ट्राइक्स भी करते हैं बिला तफरीक। वो रेजिडेंशियल इमारतों को निशाना बनाते हैं इसलिए कि यहाँ पर जी हिजबुल्लाह का कोई मेंबर था। बिल्कुल उसी तरह जो गजा में इन्होंने किया था कि हमास का इन्हें पता लग जाए कि एक मेंबर वहां पे था तो पूरी बिल्डिंग को उड़ा दो। यही इन्होंने लेबनान में किया, जिसकी वजह से बहुत बंदे वहां पर डिस्प्लेस हुए हैं, 1 मिलियन के करीब। तो ये हमने डिस्कस किया था। और दूसरा हमने न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से जिक्र किया था कि एक पॉइंट पर ये दोनों फंसे हुए हैं, अमेरिका और ईरान। अमेरिका चाहता है कि 20 साल के लिए यूरेनियम की एनरिचमेंट को तर्क कर दे, जबकि ईरान कह रहा है कि हम ये 5 साल के लिए कर सकते हैं। और ईरान ये भी कह रहा है कि हम इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में यूरेनियम एनरिचमेंट को बहुत निचले लेवल तक ले जाएंगे, 3 से 5% तक, जहां पर हम एनर्जी वगैरह बना सकते हैं, बिजली बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और इसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म किया कि देखो जो चीजें ईरान 2-3 महीने पहले नहीं मान रहा था अब वो मान रहा है। और नो डाउट इसमें ईरान को नुकसान तो पहुंचा है, जितना इन्होंने नुकसान किया है, जितनी बमबारी की है, ईरान ने भी थोड़ा सा स्टेप बैक लिया है। आज से 1 साल पहले हम ईरान के लेट सुप्रीम लीडर अली खामेनाई के बयानात को देखते थे, जब वो कहते थे कि हम पीछे नहीं हटेंगे यूरेनियम एनरिचमेंट से। तो अब ईरान एक कदम पीछे गया डेफिनेटली, लेकिन ईरान इसके बदले में चाह रहा है सैंक्शंस में नरमी, कंपनसेशन और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कुछ ना कुछ ये टोल टैक्स इकट्ठा करे। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर पूरी दुनिया को अपनी ये कामयाबी दिखाना चाहते हैं कि देखो हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कितने लंबे अरसे के लिए बंद करवा दिया है। यहाँ पर ये पॉइंट फंसा हुआ है और पाकिस्तान इस पॉइंट में भी मीडिएशन करवा रहा है और कोई बीच का रास्ता हम देख सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से कहा है कि बड़ी अमेजिंग खबरें आने वाली हैं, मैं इस्लामाबाद का विजिट भी कर सकता हूँ। और बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स वो जारी कर रहे हैं, चाहे उनकी स्पोक्स पर्सन हो। व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इनक्रेडिबल मीडिएटर्स करार दिया है। I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. लेकिन दूसरी तरफ हम पेंटागन की अप्रोच देखें, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटर हेग्सेथ की, जो इनके चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, जो कि अमेरिकन मिलिट्री का टॉप ऑफिशियल होता है, उन्होंने बड़ी धमकियां लगाई हैं। और वहां पर अभी हम धमकियों को तो देखेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने चाइना की बात की है कि चाइना ने हमें यकीन दहानी करवाई है कि हम ईरान को मिलिट्री इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। इस हवाले से पीटर हेग्सेथ का ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत हुई है चाइनीज की और उन्होंने यकीन दहानी करवाई है, क्योंकि इससे पहले हमने अमेरिकन जरीदों में यह खबर देखी है कि चाइना ईरान को मिलिट्री वेपन सप्लाई कर रहा है, जिसमें सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है, जिसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी है और एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। और इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने शी जिनपिंग के साथ कुछ खत शेयर किए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक यहाँ हमारी 2 बातों पर एग्रीमेंट हुई है चाइना से। एक ये कि चाइना वेपन सेंड नहीं करेगा ईरान को, और दूसरा ये कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल देंगे। वो कहते हैं कि चाइना इज वेरी हैप्पी दैट आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आई एम डूइंग इट फॉर देम। दिस सिचुएशन विल नेवर हैपन अगेन। दे हैव एग्रीड नॉट टू सेंड वेपन्स टू ईरान। और उन्होंने कहा कि ही एक्सपेक्टेड अ बिग फैट हग फ्रॉम चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। और साथ ही उन्होंने चाइना को धमकी भी लगा दी कि देखो हम बड़े अच्छे तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं और अपने मसले आपस में सुलझा सकते हैं, हम इसको लड़ाई तक लेकर नहीं जाना चाहते। और अगर लड़ाई तक बात पहुंचती है तो आपको पता है कि हम लड़ने में कितने अच्छे हैं। रिमेंबर, वी आर वेरी गुड एट फाइटिंग इफ वी हैव टू। वी आर वर्किंग टुगेदर स्मार्टली एंड वेरी वेल। डजंट दैट बीट फाइटिंग? यानी मिलकर काम करना
करना लड़ने से बेहतर है। अब यहाँ पर आता है एक और अहम मसला, एक मेन मसला जो इन दोनों ममालिक के दरमियान बैक एंड पे चल रहा है, जो कि दुनिया अभी ज़्यादा फोकस नहीं कर रही, और वो है तेल का मसला। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि हमारे जो एक्शंस हैं ईरान और वेनेजुएला पर, उस पर भी बातचीत होगी चाइना से, और साथ ही उन्होंने उसको लिंक कर दिया बड़े स्मार्टली तेल से कि चाइना को तेल की ज़रूरत है, हमें नहीं है, क्योंकि हम सबको पता है कि अमेरिका बड़ी तादाद में तेल को प्रोड्यूस करता है। तो अमेरिका ये क्लेम करता है कि हमारे यहाँ हमारी अपनी इतनी कैपेसिटी है कि हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। चाइना को तेल चाहिए, चाइना की है 1.5 अरब की आबादी, चाइना को एनर्जी सप्लाई सिक्योर करनी है। और वेनेजुएला पर जब इन्होंने हमला किया था तो इन्होंने चाइना की एक आर्टरी बंद की थी तेल की। चाइना को उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये ईरान को भी हरा देते हैं तो चाइना की एक और सप्लाई लाइन बंद हो जाएगी। ईरान अपनी टोटल एक्सपोर्ट्स का 80% चाइना को देता है, जबकि चाइना के लिए जो ईरान की तेल की इंपोर्ट्स हैं वो सिर्फ 7-8% हैं, क्योंकि चाइना खुद गल्फ ममालिक से भी लेता है, रशिया से भी लेता है। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक ही इज समबडी दैट नीड्स ऑयल, वी डोंट। तो ये एक इनडायरेक्ट धमकी लगाई है उन्होंने चाइना को कि अगर हालात अच्छे नहीं होते तो आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी तेल के हवाले से, और इसलिए आप ईरान को वेपन सप्लाई करना बंद कर दें। ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड बैटल चल रही है इस वक्त यूएस और चाइना के दरमियान। यूएस क्लियर कट धमकी लगा रहा है कि आप ईरान को मिलिटरीली सपोर्ट मत करें, हमारे पास भी ऐसे टूल्स हैं कि हम आपकी इकोनॉमी को चोक कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें तो ऑयल का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना की तरफ जाता है। ना सिर्फ ईरानियन इंपोर्ट्स बल्कि ये जो गल्फ की इंपोर्ट्स हैं, एलएनजी, गैस, तेल, चाइना इधर से ही काफ़ी हद तक सिक्योर करता है। ईरान को भी अगर ये गिरा देते हैं तब भी चाइना को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये चाइना की आर्टरीज को बंद करना चाहते हैं। यहाँ पर मेरी नज़र में यूएस एस्टेब्लिशमेंट के 2 पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, एक वो जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का है और दूसरा यूएस की जो पीछे बैठी है, जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स बैठे हैं, जो चाहते हैं कि चाइना को हमने लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुँचाना है। डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच ये है कि इकोनॉमिक प्रेशर डाल के हमने चाइना वगैरह को नुकसान पहुँचाना है, वैसे नहीं। जबकि दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक थिंकर्स का ये ख्याल है कि हमने चाइना को कंटेन करना है साउथ चाइना सी तक, ताकि चाइना आगे निकल ही ना सके, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें फ्यूचर में चाइना के खिलाफ इकोनॉमिक ब्लॉकेट्स भी लगानी पड़ेंगी इन समंदरों के अंदर, और ये हम इसका आगाज देख रहे हैं जो कुछ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास हो रहा है, ताकि फ्यूचर में चाइना को सुपर पावर बनने से रोका जा सके और अमेरिका अपना सुपर पावर का स्टेटस मेंटेन रखे। तो ये चाइना के लिए भी एक खतरे की घंटी बजा रहे हैं वो। तो ऐसा लगता है यूएस में जो 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं वो इस वक्त मिले हुए आपस में। वो इस वक्त क्या चाहते हैं कि डेफिनेटली चाइना को वक्ती तौर पर थोड़ा सा नुकसान पहुंचाओ, थोड़ा सा उनको इकोनॉमिक पेन दो, ताकि वो हमारी ज़्यादा से ज़्यादा बातें माने। लेकिन यहाँ पर चाइना के पास भी एक बहुत बड़ा लेवरेज है, और वो क्या है? वो है रेयर अर्थ मिनरल्स का, जिस पर यूएस की सारी डिफेंस और टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री बेस करती है। जो उसका रॉ मटीरियल है वो सारा चाइना से आता है 90%। तो उस पर उजारादारी किसकी है? चाइना की है। और चाइना ने रेयर अर्थ मिनरल्स पर बड़े पैमाने पर पाबंदी लगाई हुई है जब से अमेरिका ने टेक बैन लगाया हुआ है चाइना पर। तो उसका जवाब चाइना ने क्या दिया कि हम उस टेक्नोलॉजी की बेस को ही आपको नहीं देंगे। तो यहाँ पर अब जब मुज़ाकरात होने जा रहे हैं कुछ हफ्तों बाद डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के, तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप एक लेवरेज रखना चाहते हैं तेल का, कि अगर तुम हमें रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई बंद करोगे या उसको कम करोगे तो हमारे पास भी ये लेवरेज है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का ब्लॉकेट जारी रखेंगे और ईरान और चाइना के दरमियान जो भी ट्रेड है उसको हम मुअत्तल करते रहेंगे, उसको कैंसिल करते रहेंगे। लेकिन क्या यूएस का ये प्लान सक्सेसफुल हो सकता है? एब्सोल्युटली। यूएस का ये प्लान एब्सोल्युटली कामयाब तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि ईरान ने यूएस की बहुत सी सैंक्शंस का मुकाबला किया। ना सिर्फ ईरान ने, रूस ने और चाइना ने भी। ईरान के पास जमीनी रास्ते हैं, कैस्पियन सी के जरिए वो रूस को कनेक्ट करता है और वहां अमेरिका नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के साथ जो ट्रेड कॉरिडोर्स हैं, जो ज़मीनी रास्ते हैं, वहाँ से वो चाइना को कनेक्ट कर सकता है। वो अलग बात है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस वहाँ पर क्या कुछ करती है चाइनीज़ इंटरेस्ट को हिट करने के लिए, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ईरान के पास ऑप्शंस हैं और ईरान ने ये पास्ट में करके दिखाया है। और इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की एक लॉन्ग टर्म ब्लॉकेड, वो भी यूएस के मफाद में नहीं है। वो सस्टेनेबिलिटी उसकी कितनी है वो किसी को नहीं पता, कि कितने लंबे अरसे तक ये ब्लॉकेड जारी रख सकते हैं। उसके लिए आपको एक बहुत बड़ा बजट चाहिए होता है, और इस वक्त
यूएस के मुताबिक हमारी 10 वॉरशिप्स और 100 के करीब फाइटर जेट्स और हजारों इनके नेवी सीज इस काम में लगे हुए हैं और ईरान की ब्लॉकेट कर रहे हैं। और उन्होंने ईरान को क्लियर धमकी दी है कि अगर तुमने कोई मसला किया, अगर तुम्हारी हमारे साथ डील नहीं होती तो हम तुम्हें एक बार फिर तबाह बर्बाद करने के लिए आ जाएंगे। सेंटकॉम के जो कमांडर हैं वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और उन्होंने भी धमकी लगाई। उन्होंने कहा कि हमारे ट्रूप्स इस वक्त रीआर्म हो रहे हैं, यानी अपने आप को दोबारा ताज़ा दम कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं, लेटेस्ट मिलिट्री इक्विपमेंट आ रहा है पीछे से, सप्लाई लाइंस आ रही हैं और हम रेडी बैठे हैं एक दूसरे हमले के लिए। तो ये तो आपकी साइऑप्स होती हैं कि आपको मुज़ाकरात से पहले एक दूसरे पर प्रेशर डालना पड़ता है, यानी इसके बगैर काम नहीं चलता। ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस आप इसलिए खेलते हो कि आपका जो ओपोनेंट है वो प्रेशर में आकर ज़्यादा से ज़्यादा बातें माने आपकी। तो ये इस वक्त साइऑप्स चल रही है, डबल गेम चल रही है, ये गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी चल रही है अमेरिका की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर में लाया जाए। एक तरफ वो डील भी करना चाहते हैं, वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं, उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। ये हमने देखा था कि जितने इन्होंने मिसाइल मारे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी ज़ाया किया यहाँ पर, उसको दोबारा रिप्रोड्यूस करने के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना से आते हैं। तो चाइना के पास वो बहुत बड़ा लेवरेज है, लेकिन चाइना के पास जो लेवरेज नहीं है वो है उसकी इकोनॉमी जो कि तेल पर चलती है। वहां पर चाइना को नुकसान है और वहां ये इसको चाइना को बैकफुट पर डालना चाहते हैं कि जी वेनेजुएला जो चाइना का पार्टनर था उसको ब्लॉक कर दो, क्यूबा चाइना का दोस्त था उसको ब्लॉक कर दो, ईरान पार्टनर था उसको ब्लॉक कर दो, चाइना के लिए सारे रास्ते बंद कर दो ताकि उसकी ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो एनर्जी पर चलती है, वो वैसे ही ठप हो जाए। और इसलिए हम क्या देखते हैं कि चाइना तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहा है, अपनी डिपेंडेंस कम से कम कर रहा है ऑयल एंड गैस पर, लेकिन फिर भी वो अभी आपको जो फोर्सिबल फ्यूचर तक वो तो रहेगी उस पर डिपेंडेंस। तो वो चाइना अभी अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसकी ये सारी आर्टरीज, ये सारी सप्लाई लाइंस बंद हो जाएं। खाली रूस या सऊदी अरब वगैरह इनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि चाइना के अंदर तेल नहीं है, अमेरिका के अंदर है। चाइना के पास क्या है? रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोसेसिंग की पावर, जो अमेरिका के पास नहीं है। तो ये एक लेवरेज, ये एक फाइट है इन दोनों के दरमियान, और डेफिनेटली ये एक नर्व्स की भी बैटल है कि कौन यहाँ पर अपने आप को कंपोज रख के बेहतर डिसीजंस लेता है। जब मुज़ाकरात की मेज़ पर ये आएंगे तो कौन ज़्यादा तगड़े तरीके से अपने मुतालबात मनवाएगा। चाइना के पास है प्रोडक्शन की पावर कि अपना मिलिट्री इक्विपमेंट वो बड़ी तादाद में बना सकते हैं कम टाइम में, जो कि इस वक्त वो यूएस के पास नहीं है। लेकिन अगेन उस स्पेस को मेंटेन रखने के लिए चाइना को एनर्जी की ज़रूरत है, और वो आती है सारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से मोस्टली, और वो अमेरिका ने इस वक्त ब्लॉक की हुई है। तो इसलिए उन्होंने चाइना को धमकी लगाई है कि आप ईरान को वेपन्स भेजना बंद कर दें, हमारी नज़र है आप पर, और आपको तेल चाहिए, हमें तेल नहीं चाहिए। लेकिन चाइना ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं है, उनके पास और भी कई रास्ते हैं ईरान के साथ कनेक्शन को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन ज़रूरी ये है इस वक्त चाइना और रूस के कैंप के लिए कि ईरान यहाँ पर बचा रहे। ईरान का जो करंट सेटअप है, अगर ये सेटअप गिर जाता है तो फिर इस ग्रुपिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इनका जो ईस्टर्न एक्सिस का एक ख्वाब है कि एशिया को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है, रीजनल कनेक्टिविटी, ब्रिक्स, SCO, BRI, इसको एक बहुत बड़ा धचका मिलेगा कि यहाँ पर अगर अमेरिका और इजराइल आ जाते हैं। तो जैसे डोनाल्ड ट्रंप की ये अप्रोच है कि हमें वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर फोकस करना चाहिए, जिसमें ग्रीनलैंड भी शामिल है। और इसलिए हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ये मिडल ईस्ट और यूरोप की जंगों से निकलना चाहते हैं। रशिया यूक्रेन में भी इन्होंने यूरोप को लिफ्ट नहीं करवाई, और यहाँ पर भी इनिशियली ये इजराइल को लिफ्ट नहीं करवा रहे थे, वो तो किसी तरह आए हैं ये। और ऐसा लगता है कि इनकी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है कि यहाँ पर जाते जाते इजराइल को मजीद पावरफुल बनाकर जाएंगे, यानी जब अमेरिकन इन्फ्लुएंस नहीं होगा, इनकी बेसिस तबाह होंगी और उसके बाद अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगी गल्फ से, तो इजराइल यहाँ पर पावरफुल हो और इजराइल की सबसे दोस्तियां करवा के जाए जो मुल्क बच गए हैं। बाकी तो तबाह इन्होंने कर दिए हैं, जैसे कि आप देख लें, लीबिया को देख लें, लेबनान को देख लें, सीरिया को देख लें, अफगानिस्तान, इराक, ये सब तबाह बर्बाद कर दिए हैं इन्होंने। तो जो बच गए हैं ये गल्फ ममालिक, इनके साथ अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए साइन हो जाएं और इजराइल यहाँ ताकत के साथ हुक्मरानी करे। यहाँ यूएस के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स और ट्रंप इंतजामिया के दरमियान एक इख्तलाफ ज़रूर है। डोनाल्ड ट्रंप मिडल ईस्ट में इन्वॉल्व होना नहीं चाहते लॉन्ग टर्म के लिए, और ना ही वो चाइना के साथ ज़्यादा छेड़खानी करना चाहते हैं। वो चाइना से जब भी मिलते हैं अच्छे अल्फाज ही कहते हैं। लेकिन अभी जो इनकी रिट्रीट की पॉलिसी है उसको खुद रिट्रीट पे डाल दिया है इनके थिंकर्स ने या इनकी इस्टेब्लिशमेंट ने। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ काम हैं जो आपने करने हैं, उसके बाद आप अपने वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर फोकस करना, ग्रीनलैंड पर कब्जा करना या फिर
जो नीचे साउथ के कंट्रीज हैं साउथ अमेरिका में, उनको बुली करना जैसे वेनेजुएला में किया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रोच वहां थी, उनका फोकस वहां चल रहा था, वेनेजुएला और क्यूबा, उनको यहां खींच कर लाया गया है। और इसलिए फिलहाल वो उस प्लान पर अमल कर रहे हैं कि रिट्रीट करने से पहले जाते जाते इजराइल को तगड़ा करना है और चाइना को वीक करना है लॉन्ग टर्म के लिए। जबकि चाइना भी अपनी गेम खेल रहा है इस पूरी वॉर में, इस स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में ताइवान भी शामिल है और ताइवान यूएस का एलाय है। चाइना के प्रेसिडेंट पिछले दिनों ताइवान की ऑपोजिशन लीडर से मिले हैं और उन्होंने कहा है कि हम दोनों मुल्क एक ही नेशन है, ताइवान चाइना का पार्ट है और हमारी रीयूनिफिकेशन इनेविटेबल है, इसको कोई नहीं रोक सकता, हम एक होंगे और एक ही हैं। और शी जिनपिंग ने ताइवान के हवाले से कुछ स्टेप्स अनाउंस किए हैं जिसके ज़रिए दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। यानी चाइना यहाँ पर सॉफ्ट गेम खेल रहा है। जो यूएस की इस्टेब्लिशमेंट अंदाज़ा लगा रही है कि 2027 से पहले मिलिटरीली कोई हमला करेगा चाइना, मुझे ऐसा नहीं लगता। चाइना यहाँ पीसफुल तरीके से ताइवान को अपनी साइड पर करना चाह रहा है, बेशक उसमें टाइम ही क्यों ना लग जाए, क्योंकि यहाँ चाइना पुराने जो घाव हैं उनको ताज़ा नहीं करेगा। चाइना मैक्सिमम ये कोशिश करेगा कि डिप्लोमेसी के ज़रिए ये मसला हल हो। और ताइवान के पास एक बहुत बड़ी पावर है चिप मैन्युफैक्चरिंग की, जो वो वेस्ट के साथ शेयर करता है, इजराइल के साथ शेयर करता है, अमेरिका के साथ शेयर करता है। और अगर ताइवान की इंटीग्रेशन हो जाती है चाइना से, तो ताइवान की ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग की, ये चाइना को भी हासिल हो जाएंगी और चाइना के पास टेक्नोलॉजिकली एक अपर हैंड आ जाएगा। जो डिपेंडेंस इनकी अमेरिका पर है, एनवीडिया वगैरह पर, वो ख़त्म हो जाएगी और चाइना फिर धड़ल्ले से कह सकेगा कि हम रेयर अर्थ मिनरल अपनी मर्जी से देंगे जिसको हमने देना है, और अमेरिकन को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो इसलिए ताइवान भी इस पूरी गेम में बड़ा इंपॉर्टेंट है और चाइना उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी साइड पर करने की कोशिश कर रहा है, जिस तरह चाइना ने रिकंसिलिएशन के प्रोसेस लिए हैं रिसेंटली। चाइना की जो ईरान को मिलिट्री सपोर्ट है, इस हवाले से वेस्टर्न जरीदे तो काफी कुछ लिख रहे हैं कि चाइनीज सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन्होंने, ईरानियंस ने अमेरिकन एसेट्स को अटैक किया है। चाइना नए एयर डिफेंस सिस्टम्स देने जा रहा है। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि मिसाइल्स के हवाले से जो की इक्विपमेंट है वो चाइना ने प्रोवाइड किया था ईरान को, क्योंकि इसमें चाइना और रूस का फायदा है कि ईरान ज्यादा से ज्यादा लंबे अरसे तक यूएस को रेजिस्ट करे। ईरान का गिर जाना इनके लिए मुफीद नहीं, और इसमें डेफिनेटली एक सपोर्ट तो नजर आती है इन सुपर पावर्स की। जिस तरह ईरान ने कुछ जगहों पर एक्यूरेट स्ट्राइक्स की हैं और जितना ईरान ने इस जंग को सस्टेन किया है ड्रोन्स और मिसाइल्स के जरिए, और इजराइल और अमेरिका के प्रेशर को सस्टेन किया, और मेरा नहीं ख्याल कि ये ईरान ने अकेले किया है। जिस एक्यूरेसी, पावर और फ्रीक्वेंसी के साथ इन्होंने मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे हैं, और जिस तरह यूएस इंटेलिजेंस भी कहती है कि अभी भी इनके पास मिसाइल्स का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है, और ईरानियंस का भी यही क्लेम है कि हमारी मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज़ में कोई कमी नहीं आई। ये सारी प्रोडक्शन हो कहाँ पर रही है जो ईरान तक पहुँच भी रही है। और इस बैटल में चाइना को एक और बहुत बड़ी कामयाबी ये मिली है कि चाइना के पास बहुत सा लाइव डेटा गया है। चाइना ने इस वॉर डेटा को एनालाइज किया है, थर्मल सिग्नेचर्स और डेटा लिंकेजेस के जरिए कि अमेरिका कर क्या रहा है, अमेरिका की मूवमेंट्स कहाँ पर ये डिप्लॉयड हैं, कहाँ से ये हमला लॉन्च करते हैं, किस तरह ये हमला लॉन्च करते हैं। आजकल के सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के दौर में सब कुछ आपको मिल जाता है। तो चाइना के लिए ये लाइव वॉर लेबॉर्ट्री थी जिसको चाइना ने बड़े मज़े से स्टडी किया है, और यहाँ पर यूएस की कैपेबिलिटीज़ को एग्जॉस्ट होते हुए देखा है, जिससे यूएस ने खुद फ्यूचर के लिए अपने आप को कमज़ोर किया है। और इसके साथ ही यूएस मिलिट्री के टॉप कमांडर ने पीटर हेग्सेथ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि जो वेसल ईरान के लिए मिलिट्री वेपन्स लेकर जा रही होगी, हम उसको टारगेट करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और ये मैसेज उनका चाइना के लिए था। और उन्होंने कहा कि हमारी नज़र सिर्फ इन पानियों पर ही नहीं होगी, सिर्फ इस रीजन में नहीं, हम बियॉन्ड पूरी नज़र रखेंगे एशिया पैसिफिक के पानियों में, चाहे वो डीप इंडियन ओशन रीजन हो या फिर ईस्ट एशिया पैसिफिक, हर जगह हमारी नज़र होगी। यूएस के लिए चाइना को बीट करना इतना आसान नहीं, क्योंकि चाइना के कैंप में दो और पावरफुल प्लेयर्स भी मौजूद हैं, एक रूस और नॉर्थ कोरिया। और यूएस अगर साउथ चाइना सी में चाइना से पंगा लेने का सोचता है तो उसको एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन के केस में हमने देख लिया है कि अमेरिका सपोर्ट कर करके थक गया है, अब उसने यूरोपियंस पर छोड़ दिया है, अब यूक्रेनियंस लड़े हैं रशियंस से। और चाइना के खिलाफ एक नया महाज नियर फ्यूचर में तो ये कभी नहीं खोलेंगे, लेकिन इनका इरादा जरूर है चाइना को तंग करने का, और उसमें इकोनॉमिक पेन भी इंक्लूडेड है, जिसकी झलकियां आजकल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जिस तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में इन्होंने ब्लॉकेड लगाया हुआ है और चाइना और ईरान के दरमियान जो ट्रेड है उसको भी ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है। और इससे डोनाल्ड ट्रंप मुज़ाकरात में एक लेवरेज हासिल करना चाहते हैं ताकि रेयर अर्थ मिनरल्स पर जो बैन है वो चाइना ख़त्म करे और हम चाइना के लिए ऑयल सप्लाईज को आसान बनाएं वक्ती तौर पर।
ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त डेस्परेटली इस जंग से निकलना चाहती है। ट्रंप साहब जिस तरह एक्साइटमेंट से बात करते हैं डील की और पीस की, उससे हमें पता चल जाता है। लेकिन डेफिनेटली कुछ ऐसी ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि इस जंग का खात्मा हो, उनके मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स चलते रहें और इस वॉर मशीन से वो प्रॉफिट बनाते रहें। इजराइल भी यही समझता है कि जितनी ये जंग प्रोलॉन्ग होगी, अमेरिका ईरान पर बमबारी करता रहेगा तो ईरान वीक होगा और हमारी रीजनल हेजीमनी में इजाफा होगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि यूएस इस इलाके से निकले। वो पकड़ है कि यार प्लीज प्लीज भाई मत भागो मत भागो, बाजू पकड़ है ट्रंप के, और ट्रंप साहब यहाँ से निकलना चाहते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की इन धमकियों के बाद क्या चाइना और ईरान के दरमियान मिलिट्री कोऑपरेशन में कोई कमी आ सकती है, या चाइना और रूस मिलकर ईरान को इसी तरह सैटेलाइट, मिसाइल्स और एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते रहेंगे, और क्या ये दोनों मिलकर ईरान के मौजूदा सेटअप को बचा पाएंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।